हेलो यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो बेटा, आज हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर क्लास 11th का, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। सो ऑलरेडी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग कि हम देखते हैं कि विच वन इज द डिफाइनिंग और नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो उसके लिए हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द ग्रोथ, अबाउट द रिप्रोडक्शन, about metabolism, about consciousness and cellular body organization. So आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी पार्ट, ठीक है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी हम देखेंगे कितने अभी तक हमारी टिल नाउ कितने डिस्कवर हो गए हैं ऑर्गेनिज्म, जिसमें कितने हमारे एनिमल्स हैं, कितने हमारे प्लांट्स हैं। इसके साथ साथ हम लोग अपना देखेंगे यहाँ पर अबाउट द नॉमेनक्लेचर कि कैसे नॉमेनक्लेचर होता है। बेसिकली नॉमेनक्लेचर दैट मीन्स द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम नेम से हम लोग जानते हैं। इसके साथ हम लोग यहाँ पर आगे अपना टेक्सोनॉमी पार्ट करेंगे। सो बहुत छोटा सा चैप्टर है। ओके, सो आज हम लोग बड़ा अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, ठीक है। बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। सो कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपने इस चैप्टर को। हेडिंग डालते हैं हम लोग बड़ा अपने लिविंग वर्ल्ड की, लिविंग वर्ल्ड। ओके, और लास्ट क्लास तक हम लोग बेटा अपना कंप्लीट कर चुके थे अबाउट द सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो अपना ऑर्गेनाइजेशन था, टिश्यू लेवल था, सेलुलर लेवल, ये सारे हम ऑर्गेनाइजेशन अपना पढ़ चुके हैं। नाउ आज हम लोग अपनी हेडिंग डालेंगे, दैट इज द डाइवर्सिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन अ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। सो बेसिकली डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है भाई? बहुत सारे, मतलब बायोडाइवर्सिटी, बायो मींस लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटीज, ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होती है अपने अर्थ पे, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें बेटा, उसके अंदर सारे हमारे मोनेराज किंगडम के भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब सारे बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा में पूरा हमारा प्रोटोजोन्स जितने भी हैं, फंजाई हैं, सारी की सारी फंजाई, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, oomaicities, ये सारा कुछ हमारा कंटेंट आएगा इसके अंदर। इसके साथ साथ हमारे प्लांट्स हैं भाई, प्लांट्स में थालोफाइटा हो गए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड आल्सो एनिमल फ्रॉम पॉरीफेरा टू द मैमल्स, ठीक है। मतलब कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट टू कॉर्डेट, पूरा कंप्लीट, ये सारे जितने भी हैं ये सब हमारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अगर इकट्ठा करें, हम लोग उसको देखें हमारे अर्थ पर कितने सारे ऑर्गेनिज्म, तो वो पूरी हमारी क्या होती है? दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। ओके ना। सो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं, दैट इज द diversity in a living world. Diversity in living world. डाइवर्सिटी में बेसिकली हम लोग, अभी मैंने आपको बताया, हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक टर्म पढ़ेंगे, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। बड़ा एक क्वेश्चन आपका जो हमने लास्ट आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनमें से किसी भी एक उसके पूछा जा सकता है कि जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर है, नहीं है, या फिर इनडेफिनिट ग्रोथ जो होती है, इंटरनल ग्रोथ जो होती है, वो हमारी डिफाइनिंग फीचर होती है, नहीं होती। डिफाइनिंग फीचर के बिहाफ पे एक क्वेश्चन आपका लास्ट क्लास में जो मैंने कंटेंट दिया था उससे बन सकता है, उसके अलावा एज सच वहां से और कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होते हैं। ओके ना। सो यहाँ पर ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ various type of organism, presence of various type of organisms on earth, that is simply known as biodiversity. अभी तक अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो टेक्सोनॉमिकली आइडेंटिफाइड स्पीशीज हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें टेक्सोनॉमिकली जो अभी तक आइडेंटिफाई हुई है, आइडेंटिफाइड स्पीशीज, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर टोटल दैट इज 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक यहाँ पर आइडेंटिफाई हुई है,
ठीक है। सो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज हुई हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इनमें कैटेगराइज करें अबाउट द प्लांट एंड द एनिमल, तो इनमें जो ह्यूज डाइवर्सिटी है वो किसकी है, दैट इज द एनिमल। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर से 1.2 मिलियन ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो वो किसके हैं, दैट इज दे आर एनिमल्स। बाकी जो रेस्ट 0.5 मिलियन, ओके, रेस्ट 0.5 मिलियन जो स्पीशीज अभी तक आइडेंटिफाई हुई हैं वो कौन सी हैं, दैट इज द प्लांट्स। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ 1.2 मिलियन जो एनिमल्स हैं अगर हम लोग इनमें भी बात करें तो इनके अंदर मोर देन 80% इंसेक्ट्स प्रेजेंट है। इसका मतलब जो आर्थ्रोपोडा है उसको सबसे बड़ा किंगडम माना गया है क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म उसी किंगडम से बिलोंग करते हैं। और उनमें से जितने भी अभी तक ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज द इंसेक्ट्स। ठीक है, जो आइडेंटिफाई अभी तक हुए हैं। सो मोर देन 80% कौन से हैं, दैट इज द इंसेक्ट्स। ठीक है। सो ये हमारा सिंपल नॉर्मल चीज कि अपने कितने कितने ऑर्गेनिजम्स हैं अभी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें भाई जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इसके लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता। लीस्ट चांसेस हैं कि यहाँ पर आपसे पूछे जाएं कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी अभी तक जो फाइंड की गई है वो कहाँ पर है। तो श्योरली सबसे पहले यहाँ पर जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई हैं, दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Tropical rainforest and also in under reef formation. ठीक है, जो कोरल रीफ्स है और इधर भी काफी ज्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये यहाँ तक है अपना सिंपल डाइवर्सिटी का पार्ट। नाउ अब हम लोग बेटा अपना स्टार्ट करते हैं अबाउट द नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, दैट इज द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो वर्ल्ड वाइड सेम नेम से पहचाना जाए उसको हम लोग नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था नॉमेनक्लेचर को रखने का, बिकॉज हर जगह की अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है और हर जगह की लोकल लैंग्वेज को जरूरी नहीं है कि हर जगह के लोग जो है उसको वो समझे। तो इसीलिए अब जो साइंटिस्ट हैं उनको नहीं मालूम कि हर जगह अब इंडिया में किसी एक ऑर्गेनिज्म को सपोज मैंगो है उसको आम बोल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इंडिया में भी हर जगह मैंगो को आम बोला जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। अब कोई साइंटिस्ट है सपोज रशियन साइंटिस्ट, तो उनको ये बोल दिया जाए भाई हमें आम की स्टडी करनी है, तो उनको नहीं मालूम कि व्हाट इज आम। तो सिंपली उसके लिए ताकि हर एक साइंटिस्ट को उनका एक पर्टिकुलर नेम पता हो तो उसके लिए यहाँ पर नॉमेनक्लेचर किया गया। दैट मींस जो भी एक ऑर्गेनिज्म है अगर उन्हें मैंगो के बारे में बात करनी है तो मैंगो के लिए वो मैंगो आम ये वो ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले, सिंपली वो क्या बोलेंगे, मैंगो का अपना एक साइंटिफिक नेम है दैट इज द मैंजीफेरा इंडिका। तो वो मैंजीफेरा इंडिका के रिगार्डिंग आपको जो उनसे पूछना है आप उनसे पूछ सकते हो। उनको जो अगर अपनी रिसर्च करनी है वो इजिली कर सकते हैं और इवन अपनी रिसर्च को जो भी अपने वो न्यूज़पेपर्स में अपने पब्लिश करना चाहते हैं या कहीं पर भी डालना चाहते हैं तो उससे आपको ये चीज क्लियर रहेगी कि हाँ ये चीज के एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, एक जीनस है जिसके रिगार्डिंग एक रिसर्च की गई है और इसके अंदर कोई भी मतलब किसी भी इनकन्वीनियंस को यहाँ पर आप कह सकते हो कि नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी यहाँ पर नॉमेनक्लेचर को ऑर्गेनाइज करने की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दैट इज द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बेसिकली एक इसकी हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म the naming of living organism in such a way that a particular organism
known by same name, known by same name in whole world. ठीक है, सो ये हमारा क्या है, दैट इज द नॉमेनक्लेचर. बेसिकली जो नॉमेनक्लेचर है वो उसके दो मेथड होते हैं. ठीक है, इसके जो नॉमेनक्लेचर है उसके बेटा टू मेथड्स हैं यहाँ पर. टू मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो यहाँ पर मेथड है दैट इज नोन एज वर्नेक्युलर मेथड. ठीक है, फर्स्ट वन दैट इज द वर्नेक्युलर. वर्नेक्युलर का मतलब क्या होता है, दैट इज द लोकल, जिसमें हम लोग लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं. तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना लोकल नेम भी है. ओके, और सेकंड हमारा होता है दैट इज द साइंटिफिक मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, लोकल मेथड, और दूसरा हमारा क्या है, दैट इज द साइंटिफिक मेथड. तो अगर हम लोग यहाँ पर अपने वर्नाक्युलर मेथड के बारे में बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर बेटा अपने वर्नेक्युलर मेथड के बारे में बात करें, सो इस वर्नेक्युलर मेथड इट मींस ये कैसा होता है, दिस इज लोकल एरिया बेस्ड. ये कैसा है, दिस इज लोकल एरिया बेस्ड. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक सपोज मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ. सपोज हम लोग बटरफ्लाई को जैसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से पहचानते हैं. ठीक है, अब बटरफ्लाई को भाई हम लोग तो सिंपल इसको तितली बोल देते हैं. ठीक है, इसको हम तितली बोल देते हैं. कुछ जगहों पर बटरफ्लाई को प्रजापिता के नाम से भी जाना जाता है. ओके, एंड कुछ जगहों पर बटरफ्लाई को वेनाथो पोची के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो किसके नाम से जाना जाता है, वेनाथो पोची. ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट नेम हो गए. अब भाई डिफरेंट नेम तो श्योरली डिफिकल्टी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर डिफिकल्टी क्रिएट हो गई. तो इसी के लिए टू रिजॉल्व दिस इशू यहां पर हमने किया दैट इज द साइंटिफिक मेथड. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या यूज किया, साइंटिफिक मेथड यूज किया. और इस साइंटिफिक मेथड के बिहाफ पे यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने साइंटिस्ट के लेवल पे नेम रखने चालू कर दिए. मतलब साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नेम रखने स्टार्ट कर दिए, जो साइंटिस्ट इजीली अपने किसी भी मैसेज को आराम से किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग कन्वे कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर इसमें क्या है, अब देखो ये जो साइंटिफिक मेथड है, पहले टाइम में ये साइंटिफिक मेथड बड़ा काफी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था. तो इसके अंदर क्या था, जो नॉमेनक्लेचर है, बेसिकली जो नॉमेनक्लेचर है वो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज हुआ, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर. ओके, तो जो सबसे पहले यहाँ पर कोई मेथड यूज हुआ था, जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में हुआ क्या कि जो यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम, जो साइंटिफिक नेम है, वो बहुत सारे वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये क्या था कि जो यहाँ पर बायोलॉजिकल बेटा कुछ जगहों पर हम बायोलॉजिकल भी बोल देते हैं और कुछ जगहों पर हम लोग साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं. तो बोथ आर सेम. तो जो साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम्स है दैट इज दे आर मेड अप ऑफ many words. तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर है इट मींस जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम दैट इज मेड अप ऑफ मेनी वर्ड्स. तो इसका एक एग्जांपल लिखकर बताती हूँ मैं आपको, दैट इज अबाउट द क्लोव, जो लॉन्ग होती है. ठीक है, अगर हम लॉन्ग का पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर करें तो इसका जो नाम है वो काफी ज्यादा बड़ा है. क्या नाम है इसका, फर्स्ट वन दैट इज द कैरियोफाइलम Saxatilis, Follis, Graminaceous, Umbellus, Coryambus. ठीक
ठीक है। एक्चुअली ये सारे इसमें जैसे ग्रामिनेशियस है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब ऑलरेडी आप बेटा मॉर्फोलॉजी का अभी हम जैसे देखेंगे तो ये मॉर्फोलॉजी की जो सारी टर्म्स हैं इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी क्लास है, इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो इन सभी को मिलाकर के ये इतना बड़ा एक साइंटिफिक नेम यहाँ पर था, दैट इज द क्लो। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आने लगी कि ये जो साइंटिफिक नेम है ये इतना बड़ा साइंटिफिक नेम है कि बेटा चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि अगर कुछ भी चीज आगे पीछे हो जाए, कोई वर्ड आगे पीछे हो जाए तो यहाँ पर चेंज हो जाए या कुछ, एंड इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू लर्न। ओके, सो इसको यहाँ पर रिप्लेस किया गया एंड पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर डिस्कार्ड हुआ, जिसके बाद में नेक्स्ट हमारा नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल से आप लोग समझ रहे होंगे कि जो यहाँ पे अब नाम है, जो साइंटिफिक नेम होगा वो साइंटिफिक नेम कितने वर्ड से बना होगा, द साइंटिफिक वर्ड दैट इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली 3 वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेम है वो किससे बना है, नेम मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, ओके। और ये जो यहाँ पर सिस्टम था, ये जो नॉमेनक्लेचर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो इंट्रोड्यूस हुआ, दिस क्रेडिट इट वाज गोज टू द साइंटिस्ट लैमार्क, ओके। तो यहाँ पर बाय लैमार्क यहाँ पर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ। अब इस ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर बेटा कौन कौन से वर्ड्स थे, यहाँ पर ये 3 वर्ड से बना हुआ है। अब ये 3 वर्ड यहाँ पर कौन कौन से थे, सबसे पहला यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा, फर्स्ट वर्ड दैट इज नोन एज जीनस, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेटर यहाँ पर यूज होगा वो होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस, ठीक है। उसके बाद में उसकी सेकंड यहाँ पर जो यूज होगा दैट इज द स्पीशीज, ओके। फर्स्ट यहाँ पर यूज हो रहा है दैट इज द जीनस, सेकंड यहाँ पर यूज होगा दैट इज द स्पीशीज, और जो थर्ड लेटर यहाँ पर यूज होगा वो या तो होगा सब स्पीशीज का, ठीक है, वो या तो होगा बेटे सब स्पीशीज का या फिर वो होगा वैरायटी का, ठीक है। तो पहले के टाइम में यहाँ पर जो एक आप कह सकते हो कि एक हायरार्की सिस्टम था, तो उसके अंदर हमारा यहाँ पर बेसिकली वैरायटी भी इंट्रोड्यूस होती थी। तो इसी के बिहाफ पे यहाँ पे ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया था। इसका मैं आपको एक दो एग्जाम्पल लिख करके दिखाती हूँ यहाँ पे कि एग्जाम्पल हमारे बेसिकली क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल की बात करते हैं, वेरी फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कैबेज, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर कैबेज की बात करें, ओके, तो जो कैबेज है इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलियरेसी, ओलियरेसिया वर, वैरायटी के लिए वर यूज कर रहे हैं, वर कैपिटेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज जीनस, दिस वन इज स्पीशीज एंड दिस वन इज वेराइटी, ठीक है। तो ये हमारा सपोज कैबेज का हो गया, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। नाउ सेकंड एग्जांपल हम लोग यहाँ पर अगर देखें, सो दैट इज द कॉलीफ्लावर, ओके, जो फूल गोभी है। तो कॉलीफ्लावर का अगर हम लोग यहाँ पर साइंटिफिक नेम देखें तो क्योंकि सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका नाम यहाँ पर क्या है, अगेन दिस इज ब्रेसिका ओलियरेसिया, ब्रेसिका ओलियरेसिया। वैरायटी होगी, वैरायटी के लिए VAR यहाँ पर यूज करेंगे, और जो वैरायटी है दैट इज द बोट्राइटिस, दैट इज द बोट्राइटिस, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, दैट इज द कॉलीफ्लावर। नाउ प्रोसीड करते हैं अपना थर्ड वन। अगर हम लोग बबूल के बारे में बात करें, ठीक है, जो इंडियन बबूल है, अगर हम लोग यहाँ पर इंडियन बबूल के बारे में देखें, इसका साइंटिफिक नेम, तो इसका साइंटिफिक नेम बेटा यहाँ पर क्या होगा, इसका साइंटिफिक नेम दैट इज द एकेशिया, एकेशिया निलोटिका, एकेशिया निलोटिका वर इंडिका,
ओके, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन बबूल। नाउ एक और मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लिखूं अगर, दैट इज द क्रो। ठीक है, अगर हम लोग अपने इंडियन क्रो की बात करें, अगर इंडियन क्रो, दैट इज द कॉर्वस, कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस। स्प्लेंडस स्प्लेंडस। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर बेटे कुछ एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, दैट इज द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। बट धीरे धीरे करके जो हमारी हायरार्की थी, ठीक है, जो हमारी पूरी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की थी, उसके अंदर से हमने यहाँ पर वैरायटी को हटाकर और जो हमारी हायरार्की थी वो 7 स्टेप की हो गई। फर्स्ट वन इज किंगडम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर आ गया हमारा, नेक्स्ट वन इज फैमिली, देन जीनस, एंड लास्ट में हमारा आ जाता है स्पीशीज। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7 स्टेप की हायरार्की हो गई। इस 7 स्टेप हायरार्की में यहाँ पर अब वैरायटी रिमूव हुई, तो उसकी वजह से अब यहाँ पर हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो भी चेंज हो गया, एंड फ्रॉम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ, जो आज तक भी सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर में से एक नोमेनक्लेचर है। तो थर्ड हम लोग यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं। थर्ड वन दैट इज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बेटा मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो किससे बना है, नेम मेड अप ऑफ कितने वर्ड्स, दैट इज द 2 वर्ड्स। ओके, और यहाँ पर 2 वर्ड्स बेटे कौन कौन से थे, अब यहाँ पर वैरायटी को हटा दिया, जो फर्स्ट वर्ड था दैट इज द जीनस। ओके, फर्स्ट वर्ड यहाँ पर हो गया हमारा जीनस, एंड सेकंड वर्ड दैट इज द स्पीशीज। तो सेकंड हमारा यहाँ पर क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, मैं आपको लिखवा रही हूँ। दिस बायनोमियल नोमेनक्लेचर इट वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट बोहिन। ठीक है, बोहिन ने प्रपोज किया था अपनी बुक पिनाक्स के अंदर। इन हिज बुक, कौन सी बुक है, दैट इज द पिनाक्स। ओके, और ये जो पूरा बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको कंप्लीटली प्रॉपरली दिया था साइंटिस्ट लीनियस ने। ठीक है, प्रॉपरली गिवन बाय कार्ल्स लीनियस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, दैट इज द कार्ल्स लीनियस। बेटे आपको ये जो 2 वर्ड्स दे रखे हैं, 2 वर्ड सबसे पहला हमारा क्या है, जीनस, दूसरा है स्पीशीज। इसके लिए हम लोग कुछ जगहों पर आपको ऐसे लिखा दिखेगा, दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो यहाँ पर डू नॉट कंफ्यूज, यहाँ पर ये हमारे बेटा वर्ड्स हैं, ये हमारा वर्ड से मिलकर के क्या बन गया है, दैट इज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन अराइज होता है आपके नीट एग्जाम में, उसमें आपके रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स आपके बेटा एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। इनमें से ही कुछ ना कुछ वर्ड इधर उधर ट्विस्ट कर देते हैं जिससे क्वेश्चन नया फ्रेम हो सकता है। तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से आप यहां से एक क्वेश्चन को जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके ना, मैं यहाँ पर आपको कुछ लिखवा दे रही हूँ रूल्स। ओके, रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बेसिकली ये जो रूल्स हैं, दीज रूल्स ये दिए थे लीनियस ने अपनी एक बुक के अंदर, दैट इज द फिलोसोफा बोटानिका। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियस ने अपने ये रूल्स दिए थे
अपनी ही बुक के अंदर, इन हिज बुक। और उस बुक का नाम क्या था बेटा? ये जो बुक के नाम है कई बार ये पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप लोग देख लेना। फिलोसोफिया बोटानिका। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा है रूल्स। मैं सबसे पहला रूल आपको यहाँ पर लिखूंगी। सबसे पहला जो रूल है यहाँ पर, वेरी फर्स्ट, जो भी बायोलॉजिकल नेम्स होंगे, जो साइंटिफिक नेम होंगे, वो हमेशा होंगे लैटिन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जो लैंग्वेज है वो कौन सी होगी? लैटिन लैंग्वेज होगी। और जब वो लिखे जाएंगे तो वो किस में लिखे जाएंगे? इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट रूल दैट इज biological names generally in लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, ये जो लैटिन वर्ड है इसको ट्विस्ट कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखना। एंड रिटन इन इटैलिक्स। ओके बेटा, ये रूल है, ये एज इट इज फॉलो होते हैं। इनमें जो टर्म्स यूज देखो चेंज कर सकते हैं, वो क्या है कि कोई अगर क्वेश्चन आ गया आपको तो उसमें ये लिख सकते हैं कि लैटिन में लिखा जाएगा और इटैलिक्स की लैंग्वेज में है। ठीक है, मतलब कुछ भी वो टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप देख लेना, लैंग्वेज हमारी हमेशा लैटिन होगी, एंड वो जो लिखा जाएगा रिटन इन ऑलवेज इन इटैलिक्स। ओके, सो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नाउ सेकेंड रूल, कोई भी अगर बायोलॉजिकल नेम है उसके दो वर्ड्स होंगे। बायोलॉजिकल नेम, इसके बेटा कितने हैं? टू वर्ड्स यहां पर होंगे। बायोलॉजिकल नेम के टू वर्ड्स होंगे। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से। फर्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज द जीनस, एंड सेकंड वन दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो जीनस है, जो जीनस वर्ड, जो सबसे पहला वर्ड होगा, पहले वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कौन सा होगा? कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जीनस है, मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखकर आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने मैंगो का बताया था, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट हमारा जीनस है, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैसा होगा? दैट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। ठीक है, ये हमेशा किस में लिखा होगा? कैपिटल लेटर में। और जो स्पीशीज होगी, जो स्पेसिफिक एपिथेट है, उसका पहला लेटर या इवन सारे के सारे लेटर किस में होंगे? स्मॉल लेटर के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा दिस वन इज द रिटन इन स्मॉल लेटर। ओके, तो ये हमारा था जीनस मैंजीफेरा, और स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो गया? दैट इज द इंडिका। और इसके साथ साथ अभी ये नेक्स्ट हमारा आएगा कि जो हमारे यहाँ पर लेटर्स हैं वो सेपरेटली अंडरलाइन भी होंगे। वो क्यों अंडरलाइन होंगे उसका मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर बेटा हम लोग साइंटिस्ट का भी नाम लिखते हैं। जैसे ये नाम अगर लीनियस ने दिया था तो उसमें यहाँ पर आगे लीनियस भी आप लिख सकते हो। ओके ना। बाकी जो मेन नेम है इसका दैट इज द मैंजीफेरा इंडिका। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ओके, ये हमारा क्या हो गया? दिस वन इज द सेकेंड रूल। नाउ प्रोसीड टू द थर्ड वन। थर्ड रूल, लिख लेते हैं इसको। थर्ड रूल की बजाय यहां पर एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस written in capital letter and first letter of specific epithet
written in स्मॉल लेटर। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर अपना लिखते हैं बेटा थर्ड रूल में क्या है कि कोई भी अगर नाम, जैसा भी मैंने आपको बताया मैंजीफेरा इंडिका जैसे लिनियस ने दिया है, ठीक है, तो उसकी हम लोग रोमन फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। तो जो साइंटिफिक नेम एंड ऑथर साइटेशन, वो साइंटिफिक नेम के हम बाद में, मतलब ऑथर का जो भी नाम है आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, इसे हम कैसे रोमन टाइप लिख सकते हैं, ठीक है, एब्रिविएटेड फॉर्म में या फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर साइंटिस्ट का नेम है तो वो हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में ही आएगा, जीनस से पहले या जीनस स्पेसिफिक एपिथेट के बीच में नहीं आता, स्पेसिफिक एपिथेट के हमेशा बाद में लिखा जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने आपको लिखकर दिखाया, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, इसको अंडरलाइन और यहाँ पर लीनियस का मैंने LINN लिख दी है, ठीक है ना। ये जो नेम है साइंटिफिक नेम, अगर आप हैंड से लिख रहे हो, इफ दिस नेम इज रिटन इन बेसिकली हैंड रिटन, तो ये सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि मैं यहाँ पर हैंड रिटन लिख रही हूँ, इसीलिए बार बार इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे हैं, एक साथ अंडरलाइन इसे हम नहीं करते हैं, ठीक है। व्हेन हैंड रिटन separately underlined both words, ठीक है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, लेट सपोज हम लोग यहाँ पर फ्रॉग का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं फ्रॉग का साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिखूं तो उसका नेम है दैट इज द राना टिग्रीना, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट होगा, करेक्ट और इनकरेक्ट मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ। एक तरीका है हमारा ये लिखने का, राना टिग्रीना, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और एक यहाँ पर तरीका है, दिस इज तो अगर मैं इन दोनों में से पूछूं कि कौन सा हमारा करेक्ट मेथड है, तो जो ऊपर वाला है ये हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, दिस वन इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर आपने दोनों लेटर को सेपरेटली अंडरलाइन करा है, इकट्ठा अंडरलाइन कर दिया, और नीचे वाला हमारा क्या है, दिस वन इज द करेक्ट मेथड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब क्या है बेटा, कि लेट सपोज किसी एक साइंटिस्ट ने किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दे दिया, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक नेम दे दिया, लेट सपोज किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम दे रखा है। अब किसी दूसरे साइंटिस्ट ने सेम उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करी और उसका कोई दूसरा नाम दे दिया, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट ने कुछ और नेम दिया, दैट इज द फर्स्ट वैलिड नेम, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट वैलिड नेम, जो सबसे पहले दिया गया है। अगर किसी भी फर्स्ट वैलिड नेम की दोबारा से नेमिंग होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द सिनोनिम ऑफ फर्स्ट वैलिड नेम। उसको कभी भी हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाला नेम है वो हमारी प्रायोरिटी होगी, जो दूसरा नेम होगा वो हमारा क्या होगा, सिनोनिम होगा फर्स्ट वाले वैलिड नेम का, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हमारी एक रिस्पेक्ट वाली बात भी होती है
कि जिस भी ऑर्गेनिज्म का नेम किसी भी साइंटिस्ट ने अगर दिया है तो हमें उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको हमें रखना होगा, ओके ना। सो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इसका अगर मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल लिखूं तो लेट्स सपोज एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। ये जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है, दिस वन, ये सबसे पहले हमारा आया, दिस इज द फर्स्ट वैलिड नेम, दिस इज द फर्स्ट वैलिड नेम। इसी का दोबारा से नाम रखा गया और वो क्या था, दैट इज द सिस्टोपस कैंडिडस, सिस्टोपस कैंडिडस। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन, बट दिस इज द नॉट अ फर्स्ट नेम, दिस इज द सिनोनिम ऑफ फर्स्ट वैलिड नेम, ठीक है, क्लियर बेटा। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट रूल की हम लोग बात कर लें, यहां पर नेक्स्ट वन दैट इज द कंपोजिट साइंटिफिक नेमिंग। कंपोजिट साइंटिफिक नेमिंग बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है, अगर स्पेसिफिक एपिथेट बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, सपोज दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो हम दोनों वर्ड्स के बीच में एक छोटा सा हाइफन जरूर यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड हमारा मन करा हमने यूज किया, मन नहीं करा हमने यूज नहीं किया। अगर स्पेसिफिक एपिथेट के दो वर्ड्स हैं तो दोनों वर्ड्स का हम लोग यूज करेंगे, उनके बीच में एक छोटा सा हाइफन जरूर यूज किया जाएगा, ठीक है। सो यहां पर ये क्या है, इफ एनी स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट, if any specific epithet is made up of two words, then use of hyphen between both the words, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हिबिस्कस का अगर हम देखें, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो दिस इज जीनस एंड दिस वन इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। सो आई थिंक दीज रूल्स दे आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम लोग बड़ा प्रोसीड करते हैं अबाउट द इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉमेनक्लेचर। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसके अंदर कुछ 4-5 हमारे नॉमेनक्लेचर हैं, वो मैं यहाँ पर आपको लिख रही हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो हैं हमारे, जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट वन है दैट इज नोन एज आईसीबीएन, ओके। आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सेकंड वन दैट इज द आईसीजेडएन। आईसीजेडएन का मतलब क्या है, सेम इंटरनेशनल बॉटनी की जगह जूलॉजिकल आ जाएगा,
मैं यहाँ पर एक दो और लिखवा रही हूँ आपको साथ साथ। ICNB, that is International Code for Nomenclature of Bacteria. Okay, next one, ICNCP, cultivated plants, ठीक है। And last one, International Code of Viral Nomenclature। ओके, यहाँ पर जो आपको बड़ा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन दो से पूछे जाएंगे मेजरली। यहाँ से ये दो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इन दो से इनमें जो इंटरनेशनल है उसकी जगह पर कई बार इंडियन लिख देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। फाइन, नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। Classification. This is a process by which anything is grouped into a convenient categories. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज को हम लोग कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर हम लोग उसको कैटेगराइज कर सके, तो ये हमारा होता है दैट इज द क्लासिफिकेशन। और जो साइंटिफिक टर्म होती हैं कैटेगरीज की उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज टैक्सॉन। तो जो क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया, ग्रुप कर दिया। जो कैटेगरीज है उनकी जो साइंटिफिक टर्म है उसको हम लोग टैक्सॉन बोल देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं बेटा हम लोग दैट इज प्रोसेस बाय विच anything is grouped into कन्वीनियंट कैटेगरीज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर जो ग्रुप कर दिया इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एंड साइंटिफिक टर्म given for these categories known as टैक्सॉन, ठीक है। जो टैक्सॉन है वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। सो कैटेगरीज टैक्सॉन, सॉरी नॉट कैटेगरीज, टैक्सॉन can represent categories at very डिफरेंट लेवल, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कैटेगरी और टैक्सॉन का एक बार मैं बता देती हूँ, आई थिंक ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कुछ कैटेगरी
ठीक है, ये सपोज कुछ कैटेगरी है और यहाँ पर मैं इसी का टेक्सॉन बताऊंगी आपको, ठीक है, जो साइंटिफिक टर्म्स है। तो लेट सपोज सबसे पहली जो कैटेगरी है वो हम लोग यहाँ पर, मैं लिख रही हूं यहाँ पे अबाउट द फाइलम, ठीक है। फाइलम, अगर सपोज कोई फाइलम है जिसमें पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो पोर बियरिंग एनिमल्स हैं, तो जो पोर बियरिंग एनिमल्स हैं उनका नाम क्या दिया गया है, जो उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई, जो अलग टेक्सोन में, उनको क्या बोलते हैं, दैट इज द पॉरीफेरास। ओके, तो जो पॉरीफेरा है वो क्या है, दैट इज द टेक्सोन, और जो फाइलम है वो क्या है, दैट इज द कैटेगरी। सेकंड वन, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, सेकंड दैट इज द क्लास, अबाउट द क्लास। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको क्लास के बारे में बताऊं, अगर हम लोग यहाँ पर बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो बर्ड्स के लिए जो हमारा साइंटिफिक टर्म, जो टेक्सोन दे रखा है वो क्या है, दैट इज द एव्स, दैट इज द एव्स। ओके, थर्ड वन सेम, अगर मैं दोबारा से यहाँ पर आपको बोलूं क्लास, और यहाँ पर हम लोग बात करें रैप्टाइल्स के बारे में, जो रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रैप्टीलिया। नेक्स्ट वन, अगर मैं यहाँ पर आपको क्लास की बात करूं मैमल्स के लिए, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ मैमल्स के रिगार्डिंग बात करें, तो मैमल्स के लिए जो टेक्सोन है दैट इज द मैमेलिया, दैट इज द मैमेलिया। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको किंगडम के रिगार्डिंग बात करूं, सपोज यहाँ पर हमने कैटेगरी ली है किंगडम, ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ पर सारे प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका जो टेक्सोन है वो क्या होगा, दैट इज द प्लांटी, दैट इज द प्लांटी। ठीक है, तो ये है हमारा अबाउट द, मतलब आपको थोड़ा आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि कैटेगरी और टेक्सोन में फर्क क्या होता है। तो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अगर हम लोग बेटे कैटेगरी की बात करें, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कैटेगरी और टेक्सोन का एक एक छोटा छोटा डिफरेंस अगर बताऊं, तो जो हमारी कैटेगरीज हैं, बेसिकली जो कैटेगरीज हैं वो कैसी होती हैं, वो रैंक बेस्ड होती हैं, ठीक है, और जो टेक्सोन है वो किसी ऑब्जेक्ट के बेस्ड पर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कैटेगरी का नाम दें तो वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, एक कंप्लीट टर्म नहीं है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट टर्म। और अगर हम लोग यहाँ टेक्सोन की बात करें तो वो एक रियल टर्म हो जाता है। ठीक है, तो बस एक यही यहाँ पर डिफरेंस है जो कि हम लोग यहाँ पर टेक्सोन एंड कैटेगरी के केस में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ अब हमने इतना कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या होता है, टेक्सॉन्स क्या होते हैं, सो यहाँ पर हमने लिख दिया टेक्सोनॉमी। ये जो टेक्सॉन वर्ड है, ठीक है, ये जो टेक्सॉन वर्ड है ये बेटा एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड। और ये जो टेक्सोनॉमी टर्म है, term taxonomy, it was given by scientist A.P.D. Kendall। ठीक है, तो ये क्या होता है टेक्सोनॉमी, बेसिकली दैट इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ द क्लासिफिकेशन। सो taxonomy is a study of principles and procedure of क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे टेक्सोन का फॉर्मेशन होता है, जिससे प्रोसेस प्रिंसिपल हम पढ़ के आगे पूरी स्टडी करते हैं, ये हमारा है दैट इज द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को करने के लिए टेक्सोनॉमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, टेक्सोनॉमिकल
कंपोनेंट, और ये टेक्सोनॉमिकल कंपोनेंट क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन होता है कि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसका क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन होगा, पहले हम उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, कैरेक्टर्स देखने के बाद में हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से किंगडम से, कौन से फाइलम से बिलोंग होने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो नेक्स्ट है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट वन दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अब हम इसे जिस भी ग्रुप में हमें इसे डालना है, हम उसमें यहाँ पर इस ग्रुप में इसको ऐड कर देंगे, और लास्ट में हम इसका नामकरण कर देंगे, दैट इज द नॉमेनक्लेचर। दैट इज द नॉमेनक्लेचर। तो ये है हमारा टेक्सोनॉमिकल कंपोनेंट्स कि इसके बिहाफ पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कोई भी अगर हमें अननोन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला है तो उसको हम सबसे पहले कैरेक्टराइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, और फिर उसका नाम दे करके हम उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर इसको ऐड कर देते हैं। जिस पर्टिकुलर नेम से ये एक बुलाया जाएगा या से उसके ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, उसकी एक नेमिंग होती है, तो वो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है, दैट इज द नॉमेनक्लेचर प्रोसेस। ओके। जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसके कुछ बेसिक्स हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। सो हम कुछ बेसिस देखते हैं, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ये किस किस के बिहाफ पर हुई है, ठीक है। जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी सबसे पहले यहाँ पर देखा गया बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी देखी गई। सबसे पहले इसका देखा गया है यहाँ पर बेटे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है। फिर इसके बाद में हमने इसका देखा इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब एनाटॉमी पढ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई करा इसका बेटा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। देन इसके बाद में हमने देखे इसके कुछ इंटरनल फीचर, दैट इज द एनाटॉमी। फिर हमने इसका पढ़ना चालू करा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा, सेल के स्ट्रक्चर के बाद में इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस, एंड लास्ट में जो इसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। सो सबसे लास्ट में क्या आएगा, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ओके ना। सो ये था हमारा अभी तक हमने जो पढ़ा है, दैट इज द टेक्सोनॉमी। सो इसके अंदर हमारा मॉडर्न टेक्सोनॉमी, इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। नाउ ये हमारा यहाँ पर नॉमेनक्लेचर टेक्सोनॉमी फिनिश हो गया है। अब हम लोग इसके बाद में यूज करेंगे, जो हम पढ़ेंगे आगे, दैट इज अबाउट द सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सो अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सिस्टमैटिक्स। निकालते हैं हम लोग, दैट इज द सिस्टमैटिक्स। ओके। सिस्टमैटिक्स बेसिकली अगर आप इसे क्या हो, तो जो इसका एक लैटिन वर्ड है, दैट इज द सिस्टेमा। सिस्टेमा मतलब क्या होता है, सीक्वेंस में, ठीक है। एक सीक्वेंस में हम देखते हैं किसी भी चीज को, तो इट इज बेसिकली डाइवर्सिटी अमंग्स द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और उनके कंपैरेटिव हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से अगर हम लोग उसको कंपेयर करें, तो यही हमारा सिस्टमैटिक्स होता है, ओके ना। सो हेडिंग डालते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज द सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड दैट इज द सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब क्या है, इन सीक्वेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, तो डेफिनेशन क्या है, दैट इज द स्टडी ऑफ diversity amongst group of organism
and their comparative and evolutionary relationship. ठीक है, तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बिहाफ पर, देखते हैं कि इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ है उससे हम ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करके हम लोग उसको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम लोग उसकी बेसिकली स्टडी करते हैं, डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं. सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी. फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनी एक हम लोग इवोल्यूशनरी ट्री बनाते हैं जिसमें हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है उसके इवोल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है उसके हम लोग स्टडी करते हैं. सो ये हमारा क्या होता है, इन दोनों को अगर हम लोग मिला लें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज द सिस्टमैटिक्स. एक प्रॉपर सीक्वेंस का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है. ठीक है ना. So systematic that is the taxonomy along with the phylogeny. इसके अंदर हमारी एक आती है that is the new systematic. पहले हम लोग एक old type भी पढ़ते थे but जो अभी advanced है that is the new systematics. New systematics आया है. New systematics it is also known as biosystematics. Biosystematics it is also known as neosystematics. ठीक है, ये जो न्यू सिस्टमैटिक है दिस टर्म इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट जूलियस हक्सली. किसने दिया, जूलियस हक्सली. और ये जो न्यू सिस्टमैटिक है, ये न्यू सिस्टमैटिक, दिस न्यू सिस्टमैटिक इट इज बेस्ड ऑन ऑल कैरेक्टर्स. ठीक है, ये बेस्ड ऑन सारे के सारे कैरेक्टर पे बेस है. जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया था मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बारे में, ऑल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ऑल कैरेक्टर यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट वन दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल. मॉर्फोलॉजिकल सेकेंड वन दैट इज द जो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर ऑफ सेल दैट इज द साइटोलॉजिकल. इकोलॉजी के रिगार्डिंग दैट इज द इकोलॉजिकल. बायोकेमिकल and genetical. ठीक है, and this systematic it is a basic unit of classification. This is a basic unit बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इस बेसिक यूनिट में हम लोग या तो जैसे पॉपुलेशन को इंक्लूड करेंगे और उसकी सब स्पीशीज को. ठीक है, तो ये है हमारा सिस्टमैटिक्स. बेसिकली इसके अंदर हम लोग जो मेन पढ़ते हैं दैट इज द नियो सिस्टमैटिक. नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दैट इज द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज. यहाँ पर बड़ा एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि टेक्सोनॉमी की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं. तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बेसिकली ये क्या है, दिस इज द हायरार्की of steps in which each step represent a rank or category, in which each step represent rank or category. ठीक है, ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये सबसे पहली बार लीनियस ने दी थी. तो सबसे पहली बार फर्स्ट discovered
बाय लीनियस एंड अकॉर्डिंग टू द लीनियस यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी थी, 5 कैटेगरीज यहाँ पर प्रेजेंट थी। कौन कौन सी थी बेटा 5 कैटेगरी, 5 कैटेगरीज थी यहाँ पर। बेटा कौन कौन सी मैं आपको लिखवा देती हूँ। सबसे पहले इसका मैं कोड लिख देती हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा, दैट इज COGSV। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वन C फॉर क्लास, O for order, G for genus, S for species, and V for variety. ओके, सो ये थी हमारी यहाँ पर 5 कैटेगरीज। ओके ना, ये सबसे पहले आई थी, बट धीरे धीरे करके थोड़ा और एडवांस हुआ मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या था, देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, दैट इज स्ट्रिक्ट। ओके, तो स्ट्रिक्ट कैटेगरीज है 7 कैटेगरीज, और इसके साथ साथ 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज। एंड 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 7 कैटेगरीज लिखवाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो 7 कैटेगरीज में सबसे पहले है दैट इज द किंगडम, सेकेंड वन दैट इज द फाइलम एंड डिवीजन। फाइलम बेटा यूज करते हैं हम लोग एनिमल किंगडम के लिए, एनिमल के लिए बेसिकली डिविजन्स यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन दैट इज द क्लास, देन ऑर्डर, family, genus, and then species। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर 7 कैटेगरीज हैं। सो दीज आर द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन लिखकर दिखा रही हूँ कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट कैटेगरीज है, मैं सारी 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज नहीं बता रही हूँ। एक कैटेगरी है दैट इज द ट्राइब, दैट इज द ट्राइब। ये क्या है, इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, बड़ा इनको ध्यान रखना। यहाँ पर जो हमारी एडवांस कैटेगरी जो हायरार्की है वो यही 7 कैटेगरीज है। इसी 7 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं, हायरार्की इसकी देखते हैं। तो अगर आपको सपोज ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है तो आप होमो सैपियंस डाल दो, तो होमो का मतलब क्या होगा, दैट इज द जीनस, और स्पीशीज हमारी होगी सेपियंस। ठीक है, तो होमो सैपियंस के बारे में तो आपको ये पता चल जाएगा जो होमो सैपियंस है वो क्या है, एनिमल किंगडम है। उनका फाइलम क्या है, फाइलम है कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स में उसकी आगे सब क्लासेस कौन सी हैं, दैट इज द मैमेलिया है, सब ऑर्डर फैमिली सब चीजें वहां पर आपको पता चल जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पर देखो इन वाली लाइन से कुछ क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ईच कैटेगरी is unit of क्लासिफिकेशन।
ठीक है, जो हर एक कैटेगरी है दैट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज द स्पीशीज। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, दैट इज द स्पीशीज। ठीक है, सो ये था हमारा अभी तक का हायरार्की पार्ट। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि जीनस के अलग अलग टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ जीनस, टाइप्स ऑफ जीनस का मतलब क्या है कि बेटा कुछ जीनस ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ मतलब एक ही जैसे नाम है, जो मोनोटिपिक टाइप होते हैं। एक है मोनोटिपिक जीनस और दूसरा है दैट इज द पॉलीटिपिक जीनस। तो मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक जीनस। मोनोटिपिक का मतलब क्या है, जीनस जिसका सिर्फ और सिर्फ एक स्पीशीज हो। एक ऐसा जीनस जिसकी सिर्फ एक स्पीशीज हो, और अगर हम लोग पॉलीटिपिक की बात करें जिसके मोर देन वन स्पीशीज प्रेजेंट हो। सो जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीशीज। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, यहां पर इसका एग्जाम्पल लेट सपोज होमोसेपियंस, ठीक है, इसकी एक ही स्पीशीज है। और अगर हम पॉलीटिपिक की देखें तो इसके बड़ा कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, मैं आपको इसके एग्जाम्पल लिख रही हूं। फर्स्ट वन दैट इज द सोलेनम, ठीक है, तो सोलेनम का एक नाम है दैट इज द सोलेनम निग्रम, ठीक है, दिस इज मकोई। नेक्स्ट वन अगर हम सोलेनम का देखें तो मेलंगोनिया, दैट इज द ब्रिंजल। और अगर हम इसका देखें दैट इज द सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अगर मैं यहां पर देखूं पैंथेरा, तो पैंथेरा में बेटा लियो आता है हमारा, पैंथेरा लियो दैट इज द लायन। नेक्स्ट वन पैंथेरा टिग्रिस, दैट इज द टाइगर। एंड पैंथेरस पार्डस, दैट इज द लियोपर्ड। ओके, सो ये हमारे यहाँ पर बड़ा कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल्स को देख लेना, ज्यादा इससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर डाल देते हैं दैट इज अबाउट द फैमिली। तो फैमिली क्या होते हैं, दे आर द क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ जीनस, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ जीनस। बेसिकली अगर हम इसमें कोई एग्जांपल देखें तो जो नहीं, जो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, जो इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, जो फैमिलीज हैं आर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज द ऑर्डर। Order is closely related group of the families. Closely related
group of families, closely related group of family. इसके अगर हम लोग यहाँ पर important point की बात करें, so it is mainly based on floral characters. ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं that is the class that is closely related group of order. ठीक है, next one that is the phylum or division, closely related group of the class. Closely related group of class. And the last one that is the kingdom. Closely related group of phylum and division. So ये सब बेटा मैंने आपको लिखवाया है क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, एज सच इनसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, सो यही था हमारा आज का सारा कंटेंट. ओके, अबाउट द लिविंग वर्ल्ड. इसके आगे आपके जो नेक्स्ट है दैट इज द टेक्सोनॉमिकल एड्स, बट वो आपके डिडक्ट हो गए हैं तो मैं उनको कंटिन्यू नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो हमारा चैप्टर हट गया है. कुछ पार्ट हमारा रिड्यूस हुआ है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं. एज सच कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है क्योंकि एज पर जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारे ये सब चीजें डिडक्ट हो चुकी हैं. तो टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर हमारे आते हैं अबाउट द हर्बेरियम्स है, म्यूजियम्स हैं, कीज हैं, फ्लोरा है, फोना है, मैनुअल्स हैं, कैटलॉग्स हैं एंड बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ये सब चीजें हैं. तो वो सब चीज कट गई हैं तो उसको हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो ये था हमारा अपना चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट लिविंग वर्ल्ड. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट easiest chapter in complete 11th and 12th class. Okay, so ये हमारा हमने आज अपना बड़ा फिनिश कर लिया है. आप इसको देखना, पढ़ना, कोई डाउट आए तो पूछना. बहुत सिंपल क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं, एज सच कोई भी इशू नहीं आता है इसके क्वेश्चंस में. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़ा अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड मैं सोच रही थी कि हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर विद भरपूर एग्जाम्पल वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू बेटा, बाय बाय एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. शेयर करना मत बोलो भाई, लाइक करना मत बोलो. तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपना पढ़ते रहो. मेरा भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो इसको. ओके ना, सो थैंक यू बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय.